विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। चक्रवात कर रहे थे हम फिजिकल ज्योग्राफी में। आज हमने करना है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 4 प्रकार बताए थे मैंने। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ यानी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, दूसरा मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन, तीसरा बताया था मैंने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, और चौथा बताया था हमने टॉर्नेडो। टॉर्नेडो को टॉर्नेडो ही कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ यानी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। इन चक्रवातों में 1 या 2 घिरी समदाब रेखाएं रहती हैं। हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। क्षीण गति को खासकर ध्यान रखना, क्षीण मतलब कम होता है, क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। यह चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ता है, परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है एवं उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है। यहां से मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो इस तरह से बनाता कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक चक्रवात कौन सा होता है, तो आंसर उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक विस्तृत और सर्वाधिक व्यापक। दूसरी इंपॉर्टेंस यह है इसकी कि ये उष्ण और उपोष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्ण मतलब ट्रॉपिकल, उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल, दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है। इतना समझ में आ गया। उष्ण कटिबंध वो हो गए आपको कौन से, अयनवर्ती रेखाएं। अयनवर्ती रेखाएं बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और मैंने जब आपको हवाएं करा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि 30 से 35, 60 से 65 बताया था, है? तो 30 से 35 वाला जो रीजन है वो उपोष्ण में आता है। किसमें आता है, उपोष्ण में। अगला, इनकी गति मंद होती है, कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक टिके रहते हैं। इसी श्रेणी में पूर्वी तरंग को भी सम्मिलित किया जाता है। ये तरंग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी होती है। तो विक्षोभ हो गया क्या, डिस्टर्बेंस। अब है दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। जब आपसे अवदाब का यानी डिप्रेशन का डेफिनेशन पूछेगा, 20 शब्दों में पूछेगा, यही लिखना है आपने, एक से अधिक समदाब रेखाओं, आइसोबार लाइंस, एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डिप्रेशन या अवदाब कहते हैं। इनके अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती है। इनकी दिशा तथा गति अनियमित होती है। इनका आविर्भाव अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ITCZ के साथ किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आविर्भाव होता है। आपने बोलना उष्णकटिबंधीय अवदाब का यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन का। इनका आविर्भाव अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के साथ होता है, ना कि व्यापारिक पवनों के साथ। ये चक्रवात मुख्य रूप से भारत तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को गर्मियों में प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम विली विली है। उत्तर प्रदेश PCS में कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, IAS में बन चुका है कि विली विली कहाँ चलते हैं, आंसर ऑस्ट्रेलिया में। ये चक्रवात हैं। और एक ब्रिक फील्डर बताई थी मैंने, वो हवाएं जो चलती हैं वो भी कहाँ चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। विली विली और ब्रिक फील्डर, विली विली हवा ही बोल रहा हूँ मैं। हवाओं में हमने क्या पढ़ा था, स्थानीय हवाओं में पढ़ा था ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर आपने कहाँ पढ़ना है भाई, हवा तो चक्रवातों में भी होगी ना। हाँ जी, आप बोल रहे हवा है, चक्रवात में भी हवा ही होती है, बहुत स्पीड होती है उनकी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम विली विली है। इनसे प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा व बाढ़ आ जाती है। जापान व चीन के दक्षिणी भागों को भी ये चक्रवात प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट इन्हें हरिकेन, पश्चिमी द्वीप समूह कौन सा, वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट है वहां पर क्या बोलते हैं, हरिकेन। चीन, फिलीपींस और जापान में इनको टाइफून कहते हैं। ये इतनी बार क्वेश्चन बने वनडे एग्जाम अगर आप दोगे तो वहां पे
मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं पर। टाइफून कहाँ चलते हैं? तो चीन, फिलीपींस और जापान में क्या चलते हैं? टाइफून। हिंद महासागर में साइक्लोन कहते हैं। जब हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में से साइक्लोन आ रहा है कि कहाँ उड़ीसा तट को प्रभावित कर रहा है, हिट कर रहा है, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? साइक्लोन। जापान, फिलीपींस और चीन वाले बोलते हैं टाइफून आ रहा है, वेस्ट इंडीज वाले बोलते हैं हरिकेन आ रहा है। ठीक है। इनके नाम में प्रादेशिक विभिन्नताओं के बावजूद सभी चक्रवातों में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रचंड चक्रवात कई समदाब रेखाओं वाले विस्तृत चक्रवात होते हैं जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। अब खुद सोच लो, अगर हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेंगी तो छत में खड़े हो जाना, है ना, तो दूसरी छत में दिखोगे। हाँ दिखोगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है, परंतु कम संख्या में आने के कारण इनका जलवायु संबंधी महत्व नगण्य होता है। यह देखने में वायु प्रणाली, आकार तथा वर्षा के संबंध में लगभग शीतोष्ण यानी टेम्परेट चक्रवातों की भांति दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनमें कुछ मौलिक अंतर होता है। इनकी समदाब रेखाएं अधिक सुडौल होती हैं। दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होने के कारण ये प्रचंड गति से आगे बढ़ते हैं। समदाब रेखाएं जब बहुत नजदीक नजदीक होंगी ना, दाब में डिफरेंस यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस में बहुत नजदीक नजदीक अगर चेंज आ रहा होगा तो प्रवणता ज्यादा होती है हमेशा। क्या होती है? और वो समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी तो प्रवणता क्या होगी? कम होगी। प्रवणता जब ज्यादा होगी तो प्रचंड हवाएं चलेंगी, उनकी गति 120 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ना समझ में आ गया? तो दाब प्रवणता अधिक होने के आगे बढ़ते हैं। इनके केंद्र में वायुदाब बहुत है। इनमें वाताग्र नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें फ्रंट नहीं होते। क्या नहीं होते? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में फ्रंट नहीं बनते हैं, फ्रंट नहीं होते हैं। आंसर सही है, पॉइंट। ठीक है। अतः वर्षा का असमान वितरण भी नहीं होता है। वर्षा चक्रवात के चक्षु को छोड़कर हर जगह मूसलाधार होती है। चक्रवात का चक्षु, आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, बीच में जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्षु। चक्षु मतलब आंख, चक्षु मतलब आंख। तो वहां पर नहीं होती, बाकी सारी जगह मूसलाधार वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी में आने वाले सुपर साइक्लोन की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 225 किलोमीटर समझ रहे हो? सिंगल ईंट की जो 6 इंची दीवार होती है मकान को भी तोड़ देगी। अगर 6 इंची दीवार होगी तो उसको भी क्या कर देगी? यानी 225 किलोमीटर। अगर ये, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उधर से चल रहा है तो ये खिड़की दरवाजे कुछ नहीं दिखेंगे आपको, और ये हो सकता है दीवारें भी गिर जाए। 225 किलोमीटर प्रति घंटा इतना होता है। समझ में आ गया? ठीक है। केंद्र और परिधि के बीच वायुदाब का अंतर 40 से 55 मिलीबार रहता है। सितंबर 2005 में यूएसए के दक्षिणी पूर्वी राज्यों में आए प्रलयकारी तूफान कैटरीना, रीटा, विल्मा, वीटा वस्तुतः हरिकेन से ही अधिक शक्तिशाली रूप है। किसके? हरिकेन के ही। हर साल क्या होता है, जो ये आते हैं इनके नाम चेंज हो जाते हैं। कैटरीना, कभी उसका नाम होता है रीटा, कभी उसका नाम होता है विल्मा, कभी उसका नाम होता है वीटा, तो चेंज कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम कैसा रहता है? इनके आगमन के पहले वायु मंद पड़ जाती है, परंतु शीघ्र ही तापमान बढ़ने लगता है। आकाश में पक्षाभ मेघ यानी सीरस क्लाउड्स दिखने लगते हैं। सागर में ऊंची तरंगें उठने लगती हैं। जैसे ही चक्रवात हरिकेन नजदीक आ जाता है, हवाएं तूफान का रूप धारण कर लेती हैं। आकाश में काले कपासी वर्षा मेघ यानी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड छा जाते हैं तथा भीषण मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। आकाश पूर्णतया मेघाच्छादन हो जाता है, जिस कारण दृश्यता यानी विजिबिलिटी समाप्त हो जाती है। दृश्यता मतलब दिखाई नहीं देता सामने पे, विजिबिलिटी समाप्त हो जाती है। यह स्थिति कुछ घंटे तक रहती है। इसके बाद अचानक वायु शांत पड़ जाती है, आकाश मेघ रहित तथा साफ हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात के चक्षु यानी केंद्र का परिचायक है। इसका मतलब वहां पर चक्रवात का चक्षु आ गया। आंख जिसको बोलते हैं, चक्षु मतलब बीच वाला जो पार्ट है जहां पर सबसे लो प्रेशर होता है, वो वहां पर आ गया। तो इसका मतलब मौसम वहां पर क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा।
वायुदाब न्यूनतम होता है। यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठभाग आ जाता है। भाई एक पहले अगला पार्ट आएगा, फिर चक्षु आएगा, फिर पिछला पार्ट आएगा। जब पिछला पार्ट आएगा, पृष्ठभाग मतलब पिछला भाग आ जाता है, जहां घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है, वायुदाब बढ़ता जाता है, वायु वेग मंद पड़ने लगता है तथा बादलों का आवरण हल्का होते जाने से वर्षा क्षीण हो जाती है। चक्रवात के आगे निकल जाने पर आकाश से बादल छंट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। यही सब चीज़ें लिखनी होती हैं और बिना देखे लिखनी होती है। क्या करनी होती हैं? अगर आपसे पूछ लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जो मौसम जो क्या करना है, आपने बताना है कि क्या होता है। तो चक्रवात को अगर आप कभी यूट्यूब में देखना, बंगाल की खाड़ी में दिखेगा आपको, वो हिट करेगा, उड़ीसा तट को हिट करेगा, या जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य हैं उनको हिट करेगा। वहाँ पे बर्बादी तबाही लेके आएगा। उसके बाद उसका चक्षु आएगा, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए क्या हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। फिर पृष्ठभाग आएगा, फिर दोबारा वही तबाही शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर जब वो जमीन पे आ जाता है पूरा, तो मैंने कहा जब तक वो पानी में है, पानी से मॉइस्चर ग्रहण करता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। जमीन पे उसको मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो जमीन में वो धीरे 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 खाली हवाओं का रूप, मतलब उसमें क्या नहीं है, बारिश वारिश सब कर दी, खाली हवाएं चलती हैं, तूफान जैसा चलता है, और बहुत दूर तक वो क्या होता है, हवाएं। समझ में आ रहे हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 से 15 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री से 15 डिग्री लैटिट्यूड के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी मैदान के क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है। अब यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया एक बार, एक या कई बार बना चुकी है। मिसिसिपी नदी सुनी है आपने? यूएसए में बर्ड फूट डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब जब गिरती है वो, तो वहाँ पर जो अवसाद जमा करती, सेडिमेंटेशन जो होता है उसकी वजह से, तो उसका आकार ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे पक्षी का क्या हो, पंजा हो। तो मिसिसिपी पंजा का डेल्टा बनाती है, और मिसिसिपी घाटी टॉर्नेडो के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करती है। मिसिसिपी के डेल्टा के आसपास ही एक न्यू ऑरलियंस शहर है। ये यूपीएससी वाले पूछ चुके हैं कि टॉर्नेडो से हर साल बर्बाद होने वाला शहर कौन सा? न्यू ऑरलियंस। कहाँ पर है? तो यूएसए में। कहाँ पर है? और मिसिसिपी नदी के डेल्टा पर है। किस पर है? अगल बगल है। इतना समझ में आ गया? उष्णकटिबंधीय भागों में कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कोई ना कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है, परंतु हरिकेन दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के मध्य बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। हरिकेन कहाँ नहीं देखे जाते? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के मध्य बिल्कुल नहीं देखे जाते। वैसे भी डोलड्रम बोलते हैं 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। शांत क्षेत्र होता है वो। कौन सा होता है? शांत क्षेत्र होता है। क्या बोलते हैं उसको? डोलड्रम। 5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच वाला पार्ट जो है डोलड्रम। चौथा नंबर बढ़ता है टॉर्नेडो का। चक्रवात के आकार की दृष्टि से टॉर्नेडो सबसे छोटे होते हैं, लघुत्तम होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं, परंतु प्रभाव की दृष्टि से सर्वाधिक प्रलयकारी तथा प्रचंड होते हैं। क्या होते हैं? प्रलयकारी और प्रचंड। मैंने कहा यही है, वो भैंसों को भी उड़ा देते हैं। जो भैंसें भी कहाँ दिखेंगी? हम आदमी तो फिर हमारा वजन तो कम ही है। कितना है? 50-60 वाले तो वैसे ही उड़ जाएंगे। हम लोग हो सकता है थोड़ी देर तक क्या रहें, है ना, कर सकते हैं, क्या बच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपने देखा कुछ वो नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में कुछ वो फॉरनर्स जो है वो पीछा कर रहे होते हैं टॉर्नेडो का, कर रहे होते हैं। तो जो बेस्ट जगह होती है छुपने के लिए कहाँ होती है? जो फ्लाईओवर होता है उसके नीचे जाते हैं फिर वो छुपने के लिए। अपनी गाड़ी कहाँ लगाते हैं? वहाँ पर उसका प्रभाव नहीं हो पाता उतना। चलो जी, यह अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने वाले पवनों का आवर्त होता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। वैसे कहाँ होते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गौण रूप से मतलब कब? छोटे जो टॉर्नेडो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखे जाते हैं।
यूपीपीसीएस ने पूछ लिया कभी किसी जमाने में 1996 में, इसके आगमन के समय आकाश में काले बादल छा जाते हैं जिस कारण पूर्णतः अंधकार छा जाता है। इनका आकार एक कीप या छलनी के समान होता है। अब ये कीपाकार नाम ये याद रखना आपने इसका आकार। टॉर्नेडो का आकार कैसा होता है? नीचे से पतला और ऊपर से कैसा, स्पाइरल नहीं होता, बड़ा। तो अगर कभी कभी तो पानी भी खींच लेते हैं ये, जैसे किसी झील के ऊपर हैं या माना आपका स्विमिंग पूल आ गया बीच में, तो सारा पानी खींच लेगा। कौन? टॉर्नेडो। स्विमिंग पूल खाली, आप बोलोगे कहाँ गया पानी। तो इसके आगमन के समय आकाश में काले बादल छा जाते हैं जिस कारण पूर्णतः अंधकार छा जाता है। इसका आकार एक कीप या छलनी के समान होता है जिसका पतला भाग धरातल से संबंधित होता है, चौड़ा भाग ऊपर कपासी वर्षा मेघ यानी क्यूमुलस निम्बस से जुड़ा रहता है। छलनी का व्यास नीचे के भाग में 90 से 460 मीटर तक होता है तथा इसका रंग काला होता है क्योंकि इसके साथ धूल, रेत, मलबा बड़ी मात्रा में मिले होते हैं। टॉर्नेडो के केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है तथा केंद्र और परिधि के वायुदाबों में इतना अधिक अंतर होता है कि हवाएं तीव्र गति से केंद्र की ओर झपटती हैं। यही कारण है कि टॉर्नेडो में हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती हैं। 800 किलोमीटर पर आवर समझते हो? 800 किलोमीटर पर आवर समझते हो? मैं तो 225 किलोमीटर पर आवर पे ही बोल रहा था, दीवारें गिर जाएंगी। 800 किलोमीटर प्रति घंटा समझ लो क्या होता है, जो कि किसी भी प्रकार के चक्रवात से अधिक होती है। तो सबसे जो तेज गति वाला जो चक्रवात है वो कौन है? टॉर्नेडो। समझ में आ गया? अपने इंटरनेट पे, अपने मोबाइल पे जाएं, उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं टॉर्नेडो कैसे होते हैं। वैसे तो नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल अगर आप देखेंगे तो उसमें बीच बीच में प्रोग्राम आते हैं। टॉर्नेडो के कारण मकानों में दरारें पड़ जाती हैं तथा उनकी छतें फटकर आकाश में उड़ जाती हैं। वायुदाब में अचानक परिवर्तन के कारण खाली बोतलों के कॉर्क खुल जाते हैं। ये यूपीपीसीएस वालों ने, आईएएस वालों ने बहुत पहले पूछ लिया कि क्या होगा, खाली बोतलों के कॉर्क खुद ही खुल जाएंगे। कम दाब के अलावा टॉर्नेडो अपनी तीव्र हवाओं द्वारा भी अपार क्षति करते हैं। मार्ग में पड़ने वाले वृक्ष तथा बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं। प्रचंड टॉर्नेडो के कारण पेड़ों, भवनों, मशीनों आदि के भाग जब उसके साथ चलते हैं तो उन्हें टॉर्नेडो प्रक्षेपास्त्र यानी टॉर्नेडो मिसाइल्स कहा जाता है, क्योंकि पेड़ भी उड़ रहे हैं टॉर्नेडो के साथ। क्या हो रहे हैं? एक तरह से मिसाइल का काम करते हैं वो। तो प्रक्षेपास्त्र टॉर्नेडो मिसाइल्स कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी खास दिन विभिन्न भागों में जब कई टॉर्नेडो एक साथ उत्पन्न होते हैं तो उसे टॉर्नेडो विप्लव यानी टॉर्नेडो आउटब्रेक कहा जाता है। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो आउटब्रेक। और इसीलिए वो अंडरग्राउंड बनाते हैं, ये पता है। और न्यू ऑरलिन्स शहर में मकान पक्के नहीं बनाए जाते हैं, उन्हें पता है टूट रहे हैं, इसलिए अंडरग्राउंड बनाता हो पक्का, जो नीचे चले जाते हैं सब लोग, खाना पीना सब वहीं रहता है और बहुत लंबे समय तक नहीं रहता टॉर्नेडो। तो जब जैसे अभी ये बस्ती दिख रही है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, नीचे जाएंगे टॉर्नेडो जाएगा तो उसके बाद सब उखड़ा हुआ दिखेगा, वहाँ पर सब उजड़ा हुआ। फिर पता नहीं क्या मनुष्य की प्रवृत्ति है, फिर वहीं रहना है, मेरी जमीन है ना। टॉर्नेडो की उत्पत्ति भी वातागरों से संबंधित है, जहां पर शीत वातागर के सारे ठंडी हवाएं आर्द्र उष्णकटिबंधीय गर्म हवाओं को ऊपर ठेलती हैं, तो टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए दशाएं प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी धरातले भाग के स्थानीय रूप से अचानक गर्म होने के कारण संवहन तरंग उठती है, जिससे टॉर्नेडो की उत्पत्ति हो जाती है। 1967 में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक रोसो ने टॉर्नेडो की उत्पत्ति से संबंधित अपने नए सिद्धांत में बताया कि इनकी उत्पत्ति दो मेघ राशियों के आकर्षण के कारण होती है। थोड़ा इसको ध्यान रखना, रोसो का जो कैलिफोर्निया का वैज्ञानिक है रोसो, इनकी उत्पत्ति दो मेघ राशियों के आकर्षण के कारण होती है। यदि टॉर्नेडो वर्ष के किसी समय उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से बसंत काल तथा ग्रीष्म काल के आरंभिक दिनों में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन फिर पूछेगा, टॉर्नेडो कब आते हैं? तो ऋतुओं का राजा कौन होता है? बसंत होता है ना। हमारे कवियों ने भारत में, हमारे यहाँ नहीं आते टॉर्नेडो, हमारे यहाँ ऋतुराज बोला जाता है किसको? बसंत को। ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। बसंत काल में और ग्रीष्म काल के आरंभिक दिनों में उत्पन्न होते हैं कौन? टॉर्नेडो। तो क्लियर हो गया? ठीक है। नेगी जी ने भी गाना गाया है कि बसंत ऋतु में ही आना हमारे यहाँ। कब आना? क्या गाया उन्होंने?
अरे बींग लेते हो गढ़वाली? हाँ, बसंत ऋतु में आई, है ना। अब ऐसे मत बोलना कि हम जी बोल नहीं पाते हैं, बींग लेते हैं, है ना। बोलें, अपनी लोक भाषा है, अपनी आपके उत्तराखंड की भाषा, उसे छोड़ना नहीं है, वरना अगली जनरेशन, अभी आपके माता पिता बोलते हैं आपके साथ, अगली जनरेशन क्या नहीं कर पाएगी, समझ ही नहीं पाएगी। त्योहार तो खत्म कर ही दिए आप लोगों ने, है ना। घी संक्रांत, कौन कौन से और कौन कौन से होते हैं, फूलदेई, दिखते हैं बच्चे, दिख रहे हैं शायद। ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चल रहा है तो उस हिसाब से हो सकता है कि इस पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी मेरे ख्याल से न जाने उन त्योहारों में। घुघते बनाए जाते हैं, माला पहनाई जाती है बच्चों को, कुमाऊं गढ़वाल के जो त्योहार हैं। अगला है भाई जल स्तंभ, वाटर स्पॉन्ड। जल स्तंभ क्या होता है? सागर तल पर उत्पन्न टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहा जाता है। इनके व्यास सामान्य स्थलीय टॉर्नेडो की अपेक्षा छोटे होते हैं। जल स्तंभ अपने कीप में समुद्र के जल के छींटों को आकृष्ट कर लेते हैं, किंतु इनमें अधिकांश जल की मात्रा जलवाष्प के संघनन से प्राप्त होती है। चीन, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों से कुछ दूर समुद्र के ऊपर, जहां शीतल महाद्वीपीय वायु राशियां उष्ण जल के ऊपर प्रवाहित होती हैं, जल स्तंभ अधिक उत्पन्न होते हैं। खासकर इसको ध्यान रखना आप, शीतल महाद्वीपीय वायु राशि उष्ण जल के ऊपर प्रवाहित होती है, वहां पे जल स्तंभ अधिक उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श स्थिति क्या है, तो ये है उसकी आदर्श स्थिति। इनका ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ता है, जिससे इसका झुकाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी नीचे का नलिकाकार भाग ऊपर चौड़े भाग से टूटकर अलग भी हो जाता है। बड़े सुंदर दिखते हैं जल स्तंभ। क्या दिखते हैं? मैंने बताया पूरा पानी खींच लेते हैं। पौंड है, अगर कोई तालाब आ गया, झील आ गई, तो कई बार तो पूरा पूरा पानी खींच लेते हैं, अगर छोटी झील है तो, ठीक है। अगला भाई एंटी साइक्लोन। बिल्कुल उल्टा चित्र बनाना है आपने। अब देखिए डायग्राम, बीच में उच्च दाब दिख रहा है, वहां पर साइक्लोन में निम्न दाब दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा है? उच्च दाब। और वो बाहर की तरफ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। 1023, 1020, 1017, 1014, 1011। तो बाहर हो गया लो प्रेशर, अंदर हो गया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, उसको क्या बोलेंगे आप? एंटी साइक्लोन। क्या बोलेंगे भाई? एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो प्रति चक्रवात हिंदी में बोलते हैं इसको। प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। इतना ही लिखना है 20 शब्दों में। कितना? और मेंस में आपके 2 नंबर खरे। कितने? मतलब अगर आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इतना लिख दिया और 2 नंबर नहीं मिले आपको, कितने? राइटिंग सही बनाना, 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। इतना ही लिखना होता है कि प्रति चक्रवात से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ऊपर होगा, जगह दी हुई होगी आंसर लिखने के लिए। आपने बोलना है प्रति चक्रवात वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब समझते हैं सर्कुलर, समदाब रेखाओं यानी आइसोबार्स लाइंस द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें केंद्र में वायुदाब उच्चतम, केंद्र में वायुदाब उच्चतम यानी हाई प्रेशर, तथा बाहर की ओर घटता जाता है यानी बाहर की ओर लो प्रेशर, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। सिंगल लाइन का क्वेश्चन बन सकता है, प्रति चक्रवात अधिकतर कहां उत्पन्न होते हैं? तो आपने आंसर देना उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध बोलते हैं ट्रॉपिकल, उपोष्ण बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। उपध्रुवीय बोलते हैं सब पोलर, ध्रुवीय बोलते हैं पोलर। तो जब भी उप लग गया तो समझ लेना सब लग रहा है उसमें। क्या लग रहा है? सब। प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, परंतु भूमध्य रेखीय भागों में इनका सर्वथा अभाव होता है। तो फिर यहाँ पे लाइन खास ध्यान देनी है आपने कि प्रति चक्रवात कहाँ पर नहीं होते हैं, तो भूमध्य रेखीय भागों में नहीं होते हैं, इक्वेटर के आसपास नहीं होते हैं एंटी साइक्लोन।
शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलती हैं। प्रति चक्रवातों की विशेषताएं ध्यान रखना, पहले चक्रवात आता है फिर एंटी साइक्लोन आता है। दो चक्रवातों के बीच में क्या आएगा? एंटी साइक्लोन आएगा। एंटी साइक्लोन जब आएगा मौसम साफ हो जाएगा, सुहाना हो जाएगा, धूप आ जाएगी, सब कुछ बादल रहित, मेघ जो है वो जो आसमान है वो मेघ रहित हो जाएगा, मतलब बादल नहीं दिखेंगे। फिर चक्रवात आएगा, फिर दोबारा वही बादल बन जाएंगे, बारिश आएगी, हवाएं चलेंगी। ठीक है। अब प्रति चक्रवात, इनका आकार प्रायः गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी ये वी के आकार में भी मिलते हैं। इतने में ही क्वेश्चन, इतने में ही नंबर मिल जाता है कभी कभी। इतने में इनका आकार कैसा होता है? जब हमने चक्रवात पढ़ा तो हमने पढ़ा कि इनका आकार प्रायः अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है, और जब हम प्रति चक्रवात पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं कि इनका आकार कैसा होता है भाई? गोलाकार। कैसा होता है? अधिकतर जो होगा गोलाकार होगा, कभी कभी वी के आकार का होगा। केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है। केंद्र तथा परिधि के वायुदाबों का अंतर 10 से 20 मिलीबार और कभी कभी 35 मिलीबार तक होता है। दाब प्रवणता कम होती है, प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है, और अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब में परिवर्तन सामान्य होता है। प्रति चक्रवात की दूसरी विशेषता है आकार में प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। इनका व्यास चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक बड़ा होता है। कितना? चक्रवातों से कई बड़े होते हैं। कौन? प्रति चक्रवात 75% बड़े होते हैं। अगला, प्रति चक्रवात 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। इनका मार्ग व दिशा निश्चित नहीं होती है। मार्ग व दिशा निश्चित नहीं होती। अगला, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी? क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जबकि चक्रवात जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, इसके उल्टे होते हैं। ठीक है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं तथा केंद्र का मौसम साफ होता है, वर्षा की संभावना नहीं होती है। प्रति चक्रवात का तापमान मौसम वायु राशि के स्वभाव तथा आर्द्रता पर आधारित होता है। ग्रीष्म काल में उष्ण वायु राशियों के बनने के कारण तापमान ऊंचा तथा जाड़े में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान नीचा हो जाता है। प्रति चक्रवात में वातावरण नहीं बनते हैं, फ्रंट नहीं बनते हैं, एक खास ध्यान देना आप। क्या नहीं बनते हैं? ठीक है। प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता के क्षीण होने के कारण वायु प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से वायु की सामान्य प्रणाली अपसारी यानी डाइवर्जेंस होती है। वहां पर हमने कन्वर्जेंस पढ़ी थी, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइवर्जेंस होती है, जिसके अंतर्गत हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात पूर्व दिशा में चलने वाले प्रति चक्रवात के अग्रभाग में हवा की दिशा पश्चिमी होती है तथा अपेक्षाकृत उसकी गति कुछ अधिक होती है। प्रति चक्रवात के पृष्ठभाग में हवा की दिशा पूर्वी होती है तथा गति मंद होती है। केंद्र में हल्की हवा चलती है। इस तरह की वायु प्रणाली शीतल प्रति चक्रवात में होती है। गर्म प्रति चक्रवात में वायु प्रणाली अविकसित होती है। इसको अंडरलाइन कीजिए, अविकसित वाला। गर्म प्रति चक्रवात में वायु प्रणाली अविकसित होती है। चक्रवात के समान प्रति चक्रवातों के आगमन की सूचना चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभामंडल द्वारा नहीं मिल पाती है। इनके विपरीत प्रति चक्रवात के नजदीक आते ही आकाश से बादल छटने लगते हैं, मौसम साफ होने लगता है, हवा मंद पड़ जाती है। ये तो समझ में आ गया। एक बार यूपीएससी वालों ने पूछा कि थर्मामीटर में एकदम से पारा ऊपर चला गया और बैरोमीटर में पारा नीचे चला गया, किस चीज की सूचना है? ये चक्रवात के आने की, साइक्लोन। टेम्परेचर एकदम बढ़ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से क्या हो गया? गिर गया। क्या हो गया? लो हो गया। तो समझ लो चक्रवात आने वाला है। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? थर्मामीटर में या जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को नापने वाला जो थर्मामीटर है वो पारा ऊपर जाता है उसमें, और बैरोमीटर में पारा कहाँ? नीचे। नीचे मतलब इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? गिर गया, लो हो गया। तो इसका मतलब जल्दी वहां पर क्या आने वाला है? चक्रवात आने वाला है। प्रति चक्रवात के प्रकार भाई, प्रति चक्रवात के 1909 में हेज़िल्क ने प्रति चक्रवातों को शीतल तथा उष्ण दो प्रकारों में विभाजित किया। गिडीज ने प्रति चक्रवातों को तीन प्रकारों में रखा।
बड़े प्रति चक्रवात जो कि इतने बड़े होते हैं कि पूरे महाद्वीप को आच्छादित कर देते हैं। दूसरे अस्थायी प्रति चक्रवात जो कि व्यास में 250 से 300 किलोमीटर तक होते हैं तथा महाद्वीपों के केवल किनारे वाले भागों को ही प्रभावित करते हैं। और तीसरा चक्रवात जनित प्रति चक्रवात। चक्रवात जनित मतलब चक्रवातों से जो पैदा हो रहे हैं, चक्रवात जनित प्रति चक्रवात जो कि दो शीतोष्ण चक्रवातों के मध्य उच्च दाब के कारण बन जाते हैं। सामान्य रूप से प्रति चक्रवातों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 शीतल प्रति चक्रवात यानी कोल्ड एंटीसाइक्लोन। शीतल प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति ध्रुवीय मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्रों में होती है जहां से ये पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में अग्रसर होते हैं। गर्म प्रति चक्रवातों की तुलना में इनका आकार छोटा होता है और ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इनकी गहराई कम होती है, इनकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक नहीं होती है। शीतल प्रति चक्रवातों में मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं। नंबर 1 कनाडा के उत्तर में उत्पन्न प्रति चक्रवात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करते हैं। इनकी दिशा पूर्व तथा दक्षिण पूर्व होती है। इसको हाईलाइट कर दीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा साइबेरिया के ऊपर उत्तर में उत्पन्न प्रति चक्रवात चीन, जापान तथा अलास्का यूएसए का पार्ट है की ओर बढ़ते हैं। कितना क्लियर हो गया? गर्म प्रति चक्रवात हॉट एंटीसाइक्लोन। इन प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति शीतोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में होती है। शीतोष्ण बोलते हैं टेम्परेट, उच्च वायु दाब की पेटी मतलब हाई प्रेशर बेल्ट में होती है। इस पेटी में हवाओं का अपसरण होता है। इन प्रति चक्रवातों का आकार विशाल होता है, ये कम सक्रिय होते हैं तथा अपने उद्भव स्थान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इनकी आगे बढ़ने की गति कम होती है। ये प्रायः दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में अधिक सक्रिय रहते हैं। इनमें हवा धीमी और आकाश मेघरहित और स्वच्छ होता है। तीसरे नंबर पर अवरोधी प्रति चक्रवात यानी ब्लॉकिंग एंटीसाइक्लोन। जलवायु वेताओं की नवीन खोज के आधार पर अवरोधी प्रति चक्रवातों का प्रादुर्भाव हुआ है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार के अवरोध के कारण इन प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार के अवरोध के कारण किस प्रकार के प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? आंसर ब्लॉकिंग एंटीसाइक्लोन या अवरोधी। ये क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने अभी बताया आपको। इनमें वायु प्रणाली, वायुदाब तथा मौसम संबंधी विशेषताएं गर्म प्रति चक्रवातों के समान होती है। इनका आकार छोटा व गति मंद होती है। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप और निकटवर्ती अटलांटिक महासागरों के भाग और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो यहां से बनाता अवरोधी प्रति चक्रवात से। कहां से? ब्लॉकिंग एंटीसाइक्लोन से। एक में क्वेश्चन बनाता शीतल प्रति चक्रवात यानी कोल्ड एंटीसाइक्लोन के जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो कौन कौन से हैं? जो मैंने बताया आपको, कनाडा के उत्तर में उत्पन्न प्रति चक्रवात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करते हैं, यहां से बनाता। और एक साइबेरिया वाला। ठीक है, बाकी जगह जगह पर आपने याद रखना है किन में वाताग्र नहीं होते हैं, कौन कहाँ 0 डिग्री इक्वेटर पर कौन नहीं दिखाई देते हैं, ये इन पर खास ध्यान देना होता है। यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पकड़ती है। कहाँ से आएगा? इसी के बीच में से। क्या करेगा वो? इसी के बीच में 2 स्टेटमेंट उठा के देगा या 4 स्टेटमेंट उठा के देगा, फिर पूछेगा कितने सही है इसमें, है ना? तो अगर ढंग से पढ़ लिया, बिना देखे लिख दिया तो कर लोगे, और अगर खाली ऊपर ऊपर पढ़ा तो फिर तो क्या नहीं होगा, फिर क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, बाकी बॉक्सेस बॉक्स आपने पढ़ने ढंग से। ठीक है भाई। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अभाव का क्या कारण है? आंसर कॉरियोलिस बल की कमी। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनको आपने क्या करना है? याद करना है। ठीक है भाई।